हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने जनरल टर्म ऑफ जीपी का बात कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग सम ऑफ जीपी देखेंगे, सम टू एन टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, तो ये भी सिंपल ही है, सिंपल सिंपल से फॉर्मूला है, बस देखना है। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्टिंग करता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, केस वन लेते हैं। अगर मान लीजिए आर की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। अगर आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 1 है, तो मुझे क्या करना है, जो मुझे जीपी दिया रहेगा ना उसका निकालना है सम। ठीक है, जो मुझे जीपी दिया रहेगा उसका मुझे निकालना है सम। ये मेरा हो गया जीपी ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए आर का पावर एन माइनस वन, कल बताया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, ये हो गया जीपी। अब मुझे क्या करना है, इसका निकालना है सम। कब निकालना है, जब आर की वैल्यू हो 1। ठीक है, अगर आर की वैल्यू मेरी हो गई 1, तो जहां जहां मुझे आर दिख रहा है वहां वहां मैं 1 रख दूंगा। यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो क्या आ जाएगा, एस एन इज इक्वल ए प्लस ए इंटू वन, ए इंटू वन का स्क्वायर और ए इंटू वन का पावर एन माइनस वन। अब इतना तो पता ही होगा कि 1 का चाहे जितना पावर कर लो, 1 का कितना भी पावर हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आती है। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, एस एन इज इक्वल टू ये ए बचा, ये भी ए बचा, ये वाला भी ए और ये वाला भी सिर्फ ए ही बचेगा। ठीक है, अच्छा ये ए प्लस ए प्लस ए प्लस कितने टाइम है, ये एन टाइम है ना। ये मेरा कितना है, ये मेरा एन टाइम्स है। एन टाइम्स क्यों, अरे एस एन लिखा हुआ है ना, तो एन टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा एन टाइम्स है वो, तो अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो क्या एन ए होगा कि नहीं होगा, एन टाइम में हो जाएगा। ये सब क्या किए हैं, अगर मान लो 2 इंटू 2 ऐसे मैं करता, सॉरी 2 + 2 + 2 ऐसे अगर मैं 5 बार करता हूँ तो क्या आएगा, 5 × 2 आएगा ना। तो वैसे ही अगर ए मेरा एन टाइम है तो एन इंटू ए आ गया। आगे समझ में, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हालांकि इसका यूज नहीं होता, इसका उतना नहीं पूछता है एन ए, तो बहुत सिंपल है। अगला वाला जो केस है, जब आर मेरा 1 के इक्वल नहीं रहता है तो जो फॉर्मूला आता है वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो केस टू मेरा क्या है, मान लो आर की वैल्यू 1 नहीं है। ठीक है ना, इस बार क्या होगा, आर का वैल्यू 1 नहीं होगा। अगर आर का वैल्यू 1 नहीं होगा तो क्या यूज करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला मेरा आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर का पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, या फिर इसको हम लोग मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू ए आर का पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। मतलब इसको मैं इंटरचेंज भी कर सकता हूँ। अच्छा, इंटरचेंज कब करेंगे, देखो और क्यों करेंगे मैं ये बता रहा हूँ। आर का वैल्यू 1 नहीं है ना, तो हो सकता है एक बार आर मेरा लेस देन 1 आए और हो सकता है आर मेरा एक बार ग्रेटर देन 1 आए। ठीक है, ये दोनों फार्मूला क्यों बनाया गया, देखो अगर मान लो मेरा आर का वैल्यू है 1 से कम आएगा, अगर आर का वैल्यू 1 से कम आ रहा है तो मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगा। इससे फायदा क्या होगा, 1 में से 1 से कुछ कम घटाओगे तो ये नीचे वाला क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 1 में से 1 से कुछ कम घटाओगे ऊपर वाला भी पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव वाला सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होता है। अगर माइनस होने से तो काफ़ी झंझट उसमें होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर मेरा, तो यहाँ से मैं ये याद रख सकता हूँ ना कि अगर मेरा आर का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला। हालांकि कोई सा भी एक फार्मूला याद कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। वो अगर माइनस, मान लो आर ग्रेटर देन 1 के लगा रहे हो, यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ऐसे कर लोगे तो काफ़ी सिंपल रहेगा, थोड़ा ईजी लगेगा। ठीक, अगर आर की वैल्यू मेरा लेस देन 1 है तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर का पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अगर आर की वैल्यू मेरा 1 से ग्रेटर है तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। देखो इसको पॉजिटिव बनाना है ना, तो इस बार आर माइनस 1 कर दिया गया क्योंकि आर की वैल्यू 1 से बड़ा है, 2 होगा 3 होगा कुछ ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़ा गया है, इस फार्मूले को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या करें, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ गिवन जीपी। ये मुझे जीपी दे रखा है। ठीक है, अब मुझे इसका सम निकालना है, तो सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक, तो फार्मूला से पहले हम लोग देख लेते हैं मुझे पता क्या है। क्या मुझे ए की वैल्यू पता है, फार्मूला में मुझे ए का जरूरत है ना। ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू है 1 फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब मैं निकाल लूँ आर। आर क्या होता है, आर मेरा होता है A2 अपॉन A1, ये तो होता है ना A2 अपॉन A1। ठीक है, A2 की वैल्यू है 2/3 अपॉन 1 करेंगे तो R की वैल्यू कितना आ गया, 2/3 ही आएगा। ठीक है, अब ये बताओ ये जो R की वैल्यू आई ये 1 से कम है कि 1 से ज़्यादा है,
देखो अगर डिनोमिनेटर बड़ा रहता है न्यूमरेटर से तो वो वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 से क्या होती है, कम आती है। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 1 है। अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो यस एन का फार्मूला क्या आएगा, a 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यही आएगा ना। नीचे पॉजिटिव करना है और ये 1 से कम है। अब क्या करो, सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है, क्वेश्चन मेरा वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ए की वैल्यू है 1, यहाँ पर 1 आ गई, 1 माइनस आर का पावर n, आर का पावर n बोले तो 2/3 हो गया r, इसका पावर करना है n, और नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस आर, 1 माइनस 2/3। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एस एन इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, नीचे वाले को हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, क्या ये 3 माइनस 2/3 बनेगा, कितना आ गया 1/3 आ गया। ठीक, तो ये क्या बन गया मेरा, 1 को मैं गायब कर दे रहा हूँ, डिवाइड बाई 1/3, ये मेरा बनेगा ना। क्या बना मेरा, ये ऊपर का ऊपर रह गया, 1 माइनस 2/3 का पावर n, 1 माइनस 2/3 का पावर n मैं वैसे ही रहने दिया, और ये 1/3 बन जाएगा यहाँ से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये 1/3 है ना, तो ऊपर जाएगा 3 बन जाएगा, 3 बन जाएगा ना। तो जो मेरा एस एन का फार्मूला आया वो क्या हो गया, 3 टाइम 1 माइनस 2/3 का पावर n। आगे समझ में, एस एन का फार्मूला क्या आ गया, मतलब इस केस में जो सम ऑफ n टर्म आएगा वो क्या आएगा, 3 1 माइनस 2/3 का पावर n। अब बस क्वेश्चन को यहीं तक रहने दो, अब एकदम मतलब सॉल्व पूरा नहीं करना है, बस यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी आगे भी कुछ कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ गिवन एपी, जो जीपी दिया है इसका सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। क्या मुझे सम ऑफ nth टर्म पता चल गया ना, सम ऑफ nth टर्म ये आ गया। अगर मुझे सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म निकालना है, मतलब n की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, n की जगह पर मैं रख दूंगा 5, तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो आएगा क्या, अगर मुझे यस 5 निकालना है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का 3 तो यहीं पर रहेगा, और ये 1 माइनस 2/3 का पावर n की जगह पर क्या आ जाएगा 5। बस ये सॉल्व हो गया, क्वेश्चन को यहीं तक रहने देना है। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, बस यहाँ तक ही आंसर मेरा आ जाएगा। आंसर में यस एन मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो एन की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, 5 रख दूंगा। आया कौन समझ में ना। ठीक है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे ना, अगर आर का वैल्यू लेस देन 1 है तो ये वाला यूज़ करेंगे, अगर आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगा तो इसको उल्टा कर देंगे, आर का पावर n माइनस 1 और r माइनस 1 कर लेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला मेरा क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ गिवन सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या देगा, 7 प्लस का 77 प्लस का 777 डॉट डॉट डॉट, मतलब n टाइम तक गया है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इसका सम निकालना है, मतलब एस एन इज इक्वल टू 7 प्लस 77 वगैरह वगैरह ही करना है। तो ये देखो, इसको मैं करूँगा कैसे, ये तो पहले जीपी में दिख ही नहीं रहा है। जीपी के लिए क्या होना चाहिए, A2/A1 करेंगे तो वैल्यू सेम आना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन ये वैल्यू सेम नहीं आ रहा, अभी तो ये जीपी में नहीं है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, अभी ये जीपी में नहीं है। अरे देख लो जीपी में नहीं है भाई, कैसे देखेंगे, A2 करते हैं, ये हो गया A2/A1, कितना आ गया, ये आ गया 11। अब करते हैं A3/A2, 7 से कटेगा 11, ये 111 111 आ गया, तो ये 111/11, क्या रेशियो सेम है क्या, नहीं, ये 11 टाइम में ऊपर तो बनेगा नहीं, मतलब ये जीपी में नहीं है। ठीक है ना, और ये बात याद रखना, अगर मुझे सम निकालना है इस टाइप का, मतलब नंबर्स अगर रिपीट हो रहे हैं, जैसे 7 है, 7 प्लस का 77 प्लस का 3 टाइम 7 तो आगे 4 टाइम 7, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे 8 प्लस का 888 प्लस का 888 प्लस का 4 टाइम 8 n टाइम तक। तो पहला मेरा काम क्या रहेगा, पहले हम इसको लाएंगे जीपी में। पहला मेरा काम क्या है, पहले मुझे इसको जीपी में लाना, किसी भी तरीके से जीपी में लाना है। ठीक है ना, और जीपी में लाने के लिए एक मेथड है। ठीक है ना, जीपी में कैसे लाएंगे, ध्यान से देखो, जीपी में लाना तो है। अब ये सोचो ना, मुझे किसी भी तरीके से ना ऊपर सिर्फ और सिर्फ 9 चाहिए। क्या चाहिए, ये जो मेरा 7 प्लस 77 प्लस 3 टाइम 7 ऐसे आ रहा है ना, मुझे कुछ भी करके क्या करना है, वहाँ पर 9 बनाना है। ठीक है ना, 9 बनाना है, तो कैसे मैं 9 बनाऊंगा, देखो, एक मैं काम करता हूँ, जो मेरा 7 लिखा हुआ है ना, इसको मैं ऐसे लिख देना तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, इंटू 9 प्लस का ये 77 है, तो ये 99 इंटू 99, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, प्लस का
डॉट 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 n टर्म्स है। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? मुझे किसी भी तरीके से 9 बनाना है, कोई सा भी क्वेश्चन रहे, अगर 7 7 रहे, 8 8 रहे, हालांकि 9 रहेगा तो मेरा काम तो आसान हो जाएगा। हालांकि 9 देगा नहीं, 11 दे सकता है, 13 दे सकता है, 6 दे सकता है, ठीक है। तो मुझे कुछ भी करके 9 बनाना है। तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है ना, तो मैं एक काम कर रहा हूँ ना, इस 7 की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 7/9 इंटू 9 लिख सकते हैं ना, 7/9 इंटू 9, ठीक है। और 77 की जगह पर 77/9 इंटू 9, ठीक है। तो ऐसे क्या कहाँ तक चला जाएगा, n टाइम तक चला जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सब में से 7/9 को ला रहा हूँ कॉमन। क्या किया मैंने, 7/9 को लेते आया कॉमन। अच्छा ये बताओ, अगर इसमें से 7/9 आ गया कॉमन, तो क्या यहाँ पर 9 बच गया कि नहीं बच गया, बच गया ना, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, ऊपर से 7 जा चुका है कॉमन, तो 11 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे 9 बचेगा, और यहाँ पे 99 पहले से बचा हुआ है, प्लस का डॉट 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 यहाँ तक कहाँ तक आ जाएगा, n टर्म्स तक आ जाएगा। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं? तो ये देखो आगे फिर क्या हो जाएगा, ये 7/9 तो आ चुका है कॉमन, ठीक है। यहाँ पे बचा है 9, प्लस का यहाँ बताओ क्या 99 बच जाएगा। ऐसे ही आगे ही 999 प्लस का ऐसे 4 टाइम 9, ऐसे जाते जाते कहाँ तक चला जाएगा, n टर्म्स तक चला जाएगा। आया समझ में? पहला मेरा काम क्या था, मुझे 9 लाना है, और 9 में किसी भी तरीके से लाऊंगा तो मैं ऐसे लेते आया 9। आ रहा समझे ना, जो मेरा बार बार 7 7 आगे रिपीट कर रहा था, उसको मैं 9 के टर्म्स में लेते आया, ठीक है। बहुत सही। अब क्या करेंगे, आगे देखो, ये जो मेरा 7/9 है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 9 लिखा हुआ है ना, अब 9 को क्या मैं 10-1 लिख सकता हूँ, 9 है ना। ये भाई एक स्पेसिफिक मेथड है, ठीक है ना। ऐसे ही इस जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ऐसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। इस 9 को मैं 10-1 लिख सकता हूँ, बहुत सही। यहाँ 99 है ना, तो 99 को क्या मैं 100-1 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। तो 100 ना लिखकर मैं 10 का पावर 2 -1 लिख रहा हूँ। 10 का पावर 2 मतलब 100 ही तो होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, क्या 1000-1 लिखने का मतलब क्या 10 का पावर 3 -1 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये n टर्म्स तक जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये मेरा 7/9 ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो, अब मैं लूँगा कॉमन, अब मैं लूँगा कॉमन। तो कॉमन लेने से पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबको मैं अलग कर रहा हूँ। क्या 10, ध्यान से देखना, ये 10 ये सब प्लस है ना, तो क्या 10 में से ये 10 का स्क्वायर भी जुटेगा, फिर 10 का पावर क्यूब भी ऐड होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10 प्लस का 10 स्क्वायर, सभी जो 10 के पावर वाले हैं ना, उनको मैं एक साथ कर रहा हूँ। क्या ये मेरा n टाइम्स तक जाएगा, ये n टाइम्स तक जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। अच्छा यहाँ पर 1 भी तो बचा हुआ है माइनस का, अब -1 n टाइम तक है, तो एक मैं काम कर रहा हूँ, माइनस को ले रहा हूँ कॉमन, तो क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये n टाइम तक रहेगा कि नहीं रहेगा। आया समझ में क्या किए, इसमें देखो जितने भी 10 के पावर वाले थे उनको मैं एक साथ कर लिया, 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब, ऐसे डॉट डॉट n टाइम तक। और जो 1 वाले थे, क्योंकि सब के सब -1 है, तो मैं सब में से माइनस कॉमन ले लिया, 1 + 1 + 1 n टाइम तक बचेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये 7/9 ऐसा का ऐसा रह गया। अब ये अगर तुम ध्यान से देखो ना, ये मेरा आ गया जीपी में, दिख रहा है, ये मेरा आ गया जीपी में, AR² AR³ दिख रहा है ना, मेरा जीपी में अब आ गया है। अब जीपी में आ गया है, तो क्या मैं इसका सम निकाल सकता हूँ, आराम से निकाल सकते हैं। इसमें बताओ, इस वाले में जो मेरा a का वैल्यू है, a का वैल्यू कितना है, यहाँ करते हैं, जो मेरा a का वैल्यू है वो है मेरा 10, और जो r का मेरा वैल्यू है वो कितना है, 10² 100/10 वो भी 10 ही है, ठीक है। अब बताओ, जो मेरा r है वो ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है। अगर r मेरा ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a r का पावर n -1/r-1, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज करते हैं, a की वैल्यू है 10, r का पावर n मतलब 10 का पावर n टाइम्स तक है ना, 10 का पावर n -1/10 -1, ठीक है। इसका सम तो ये आ गया। अब माइनस का देखो, ये जो 1 1 1 है n टाइम तक है ना, अगर 1 1 1 n टाइम तक है तो क्या इसको मैं डायरेक्टली n लिख दूं,
अरे भाई अगर 2 होता तो 2n होता, अगर n टाइम तक है तो n इंटू 1 होगा ना, n इंटू 1 मतलब क्या होता है, n इंटू 1 मतलब n ही होता है। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरा यहाँ पे ये 7/9 हो गया, ये 10 का पावर n माइनस 1/10 - 1 कितना हो जाएगा, 10 - 1 9 हो जाएगा, और माइनस का n ये बच गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा हो जाएगा आंसर। आज हमने कैसे किया गया, देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है इसका बस यही मेथड है, ऐसे ही सभी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। 9 के फॉर्म में लाना है, फिर 9 के बाद को 10 के फॉर्म में लेते आओ, सभी 10 वालों को एक साथ कर लो और 1 को उधर कर लो, और यहाँ पे फिर ये बन जाएगा जीपी में, और फिर सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो। समझ में आया। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो 100% श्योर पूछना ही पूछना है, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12 and their product is -1. Find common ratio and the terms. क्वेश्चन आगे समझ में। देखो अब इसमें करना क्या है, जब भी तुम्हारा 3 टर्म्स दिए हो जीपी में और प्रोडक्ट और सम का क्वेश्चन दे रखा हो, मतलब सम पता हो, प्रोडक्ट पता हो, और तुमको दे रखा है तीन टर्म्स हैं उसके, ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल होता है। करना क्या होता है, हमको टर्म्स मानना होता है। तो लेट द टर्म्स, जो मेरे टर्म्स होंगे ना उसको मैं क्या मान लूंगा, एक को मानूंगा ए आर, एक को मानूंगा ए, और दूसरा क्या हो जाएगा ए आर, मतलब ए अपॉन आर, ए और ए आर, ठीक है। अच्छा, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि टर्म्स में मेरा ये था, ए आर स्क्वायर था, ए आर क्यूब था, यहाँ बीच में ए आर था, ये वाला वो सेम ही है, ठीक है। अगर मैं ए से पहले जाऊंगा तो क्या ए अपॉन आर नहीं आएगा, क्या आएगा ना। और ऐसा मैं इसलिए माना हूँ, इसमें एक समझदारी की बात है। ऐसा मानने का कारण क्या है, अभी मुझे दे रखा है प्रोडक्ट जो है -1 है। अगर मेरा प्रोडक्ट -1 है, इन तीनों टर्म को जब मैं मान लिया हूँ, अगर इन तीनों टर्म का मैं निकालूंगा प्रोडक्ट निकालूंगा, तो क्या तीनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जब तीनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आर से आर क्या हो जाएगा, आर से आर मेरा कट जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने ये टर्म माना है, ठीक। तो मेरा क्या है, ए आर मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए आर, ए अपॉन आर था, मैं बार बार ए आर बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या -1 आएगा, ठीक। क्या ये आर से आर कट गया, ए मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा 3a। अरे भाई प्लस में 3a होता है, अगर a प्लस ए है तो ये 3a होता है, ठीक है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में है। तो क्या आ जाएगा ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, ठीक है। ए क्यूब की वैल्यू मेरी आ गई -1। यहाँ से जो मेरा ए का वैल्यू आएगा उसे मैं ले रहा हूँ -1, हालांकि आयोटा में भी आएगा, इसके इमेजिनरी रूट्स भी आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, ठीक है ना, लेकिन मैं सिर्फ इसके रियल रूट्स को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई -1। अच्छा, अगर मुझे ए की वैल्यू मिल गई तो क्या मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, आराम से निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, तो आर की वैल्यू किससे निकलेगी, इक्वेशन में पुट कर लो भाई, इसी वाले इक्वेशन में पुट कर लो ना। देखो ए की जगह पर रखूंगा -1 अपान आर, ठीक है, ये ए की वैल्यू -1 हो गई अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई बाई -1 इंटू आर इज इक्वल टू कितना था, -1 था। सभी को मल्टीप्लाई करने पर देखो ये इक्वेशन है मेरा, इस सभी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 आएगा ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि आर से आर कैंसिल हो गया तो कुछ बचा ही नहीं, तो कैसे होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट से मैंने ए तो निकाल लिया, अब आर कहाँ से निकाले, अरे सम दे रखा है ना, इस सम ऑफ जीपी दे रखा है, इसका यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, जो मैं टर्म्स को माना था वो ए अपान आर था, ए प्लस आर था, तीनों का सम मुझे दे रखा ना 13/12, ठीक है। अगर सम मुझे पता है तो ये बताओ, अगर मैं ए अपान आर प्लस का ए आर करूँगा तो इसकी वैल्यू 13/12 आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ए की जगह पर -1 पुट कर रहा हूँ, ठीक, ए की जगह पर मैं रख रहा हूँ -1, तो ये -1/r, ये -1 हो जाएगा +-1, ठीक है ना, और ये -r इज इक्वल टू 13/12। अब करना है इसको सॉल्व, ठीक है। कैसे करेंगे, -1/r -r को मैं इधर ही रहने दिया, और ये 13/12 था, प्लस का 1 हो जाएगा। कैसे किया हूँ मैं, ये -1/r इधर ही है,
माइनस का आर इधर ही है, 13/12 यहाँ था, यहाँ पर है, इस -1 को मैं कर लिया हूँ उधर, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखो इसमें से मैं ले रहा हूँ माइनस को ले रहा हूँ कॉमन, इस वाले में से माइनस को ले लूँगा कॉमन, तो क्या ये 1/r प्लस का r बन जाएगा, बनेगा ना, 1/r प्लस का r बन जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू ये क्या बनेगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या ये 13 प्लस का 12/12 बनेगा, बनेगा ना। तो आइए करते हैं, ये कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस r² बनेगा। समझ में आया कैसे, एलसीएम नहीं है भाई, ये 1/r प्लस r है, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस r²/r, ठीक है। इज इक्वल टू ये कितना था, 12 और 13 कितना होता है, 25 होता है ना, तो ये 25 अपान बन जाएगा 12, 25/12, यहाँ पर माइनस था तो माइनस कहाँ पर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा इधर, ठीक है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन दिख रहा है, अब मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ और फिर फैक्टर बना के आर की वैल्यू निकालूँ, ठीक है। तो वही काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 12 टाइम 1 प्लस r² इज इक्वल टू -25r होगा ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 12, ब्रेक करेंगे, प्लस का 12r² इज इक्वल टू माइनस का 25r, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ये क्या बन गया 12r² प्लस का 25r प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। आया समझ में कैसे किए। अब मुझे मिल गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो जो मेरा x का वैल्यू आएगा, सॉरी r ना, तो r लेते हैं, r इज इक्वल टू -b मतलब ये माइनस का 25 प्लस माइनस रूट d की वैल्यू क्या आएगा, b² - 4ac, b² मतलब 25 का स्क्वायर -4 इंटू 12 इंटू 12, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस का 4 इंटू ये 144, तो कितना आ गया 625 माइनस का 4 4 16, 6 1 4 16 117 7 1 4 1 4 1 5। अब क्या करना है, इसको करना है सॉल्व, 5 में से 6 जाएगा 9, यहाँ बचा 11 में से 7 जाएगा 4, ठीक है, तो 49 बचा। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ मेरा आ गया d की वैल्यू 49 अपान 2a, तो 2a मतलब 2 इंटू 12, तो r की वैल्यू क्या आ गई -25 प्लस माइनस इस 7 बन जाएगा अपॉन 24, ठीक है ना। अब यहाँ से r की वैल्यू, ठीक है, r की वैल्यू देखते हैं, तो r इज इक्वल टू -25, एक बार मैं ले रहा हूँ +7 अपान √24, तो यहाँ से जो मेरी r की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, -25 और 7, ये हो गया -18, -18 अपान 24, तो यहाँ से जो मेरी r की वैल्यू आ गई, r कितना आ जाएगा, ये 6 3 जा 624, तो माइनस का 3/4, तो मुझे मिल गया r की वैल्यू, एक r की वैल्यू मुझे मिल गई माइनस का 3/4, ठीक है। अभी मैं क्या किया था, सिर्फ +7 लिया था, ऐसे ही मैं लूंगा -7। अब क्या होगा मेरा, r इज इक्वल टू -25 -7 अपान 24, तो r इज इक्वल टू, और 25 और 7 कितना होता है, 25 5 30 32 होता है ना, 25 5, हाँ ठीक है, माइनस का 32 अपॉन 24, ठीक। तो ये कितना आएगा, 8 से कट रहा है ना, 8 से काट दो, 8 8 4 32, ठीक है, तो माइनस का 4/3, तो r की मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक बार r की वैल्यू आ रही है -3/4 और एक बार आ रही है -4/3। आज में एक बार r की वैल्यू -3/4 और एक बार r की वैल्यू -4/3। मुझे निकालना क्या था, कॉमन रेशियो निकालना था, ठीक है ना। कॉमन रेशियो तो मेरा आ गया, कॉमन रेशियो 2 हो गया, और मुझे क्या निकालना था, टर्म्स निकालने थे। तो टर्म्स क्या आ जाएगा, टर्म्स भी आसान है, a की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, सबको पुट कर लो। a की वैल्यू था -1, एक बार r की वैल्यू ये ले लेना, एक बार r की वैल्यू ये ले लेना, जो मेरा टर्म्स था a/r, a था और फिर ar था, तो क्या करना है, बस सारा वैल्यू पुट करते चले जाओ। एक बार एक यहाँ पे रखना -1 अपान -3/4 -1, फिर -1 इंटू -3/4। r की वैल्यू 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार r को तुम ये लेना, यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करना, फिर r को ये लेना, सारा वैल्यू पुट करना। आई होप क्वेश्चन कर लोगे इसको, ठीक है ना, सॉल्व करना हो जाएगा।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं हम लोग जियोमेट्रिक मीन, जिसे हम लोग जीएम भी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग एएम और जीएम में रिलेशन भी पढ़ना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जियोमेट्रिक मीन देखते हैं। मान लेते हैं अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर है, ए और बी मेरे पास नंबर है, तो जो रूट ए बी की जो वैल्यू आती है, जो रूट ए बी मेरा जो वैल्यू देता है, वो क्या हो गया, वो होगा जीएम। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं मेरे पास दो नंबर्स हैं 2 और 8। अगर इनका मुझे जीएम निकालना है, जियोमेट्रिक मीन निकालना है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 8 16, मतलब हो जाएगा 4। तो मेरा जो बनेगा सीक्वेंस में क्या बनेगा, 2 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अब ये बताओ ये जो सीक्वेंस बना वो जीपी में है कि नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, तो जीएम का कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। जीएम क्या होगा, अगर दो नंबर है तो दो नंबर का अगर मुझे जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो रूट ए बी कर देंगे, वो मेरा होता है जीएम। इससे हमको कोई लेना देना नहीं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, मुझे दो नंबर दिया रहेगा, इसके बीच में बोल देगा 4 जीएम निकालो या फिर कुछ वैल्यू इंसर्ट करो। जैसे देखो क्या क्या बोलना है यहाँ पे, इंसर्ट 3 नंबर बिटवीन 1 and 256 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ए जीपी। मतलब मुझे इसमें क्या करना है, दो नंबर दिया हुआ है, इसमें मुझे 3 नंबर को इंसर्ट करना है, इस तरह से इंसर्ट करना है कि वो जीपी में बने। ठीक है, इसके लिए भी एक फार्मूला आता है, तो फार्मूले को मतलब गोली मारो। इतने सारे फार्मूला कब तक कोई याद रखेगा, सीक्वेंस के इतना हार्ड फार्मूला आते हैं सीक्वेंस सीरीज का, तो फार्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसे बता रहा हूँ, जो जीपी का कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, ए आर स्क्वायर, उसी से सब क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करना है बता रहा हूँ मैं। देखो इसको, मुझे 3 नंबर को इंसर्ट करना है ना। अच्छा ये बताओ, अगर मैं 3 नंबर को इंसर्ट करूंगा तो क्या जो रिजल्टेंट बनेगा वो जीपी में रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। एपी का सॉरी जो एएम था अर्थमेटिक मीन, उसका भी कॉन्सेप्ट यही था कि नंबर को ऐड करोगे पूरा का पूरा किसमें बन जाएगा, एपी में बन जाएगा। तो जीपी में भी सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मेरा पहला टर्म कितना है, 1 है। अब मुझे क्या करना है, 3 नंबर्स ऐड करने हैं। ठीक है ना, मुझे ऐड करना है 3 नंबर्स। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये G1 हो गया, ये मेरा हो गया G2, ये मेरा हो गया G3, और लास्ट वाला कितना है, लास्ट वाला 256 तो है ये। समझ में आ गया, 3 नंबर को मैं इंसर्ट कर दिया। अब मैं जब 3 नंबर को इंसर्ट किया हूँ तो ये बताओ, ये जो मेरा रिजल्टेंट बना है ये मेरा जीपी में है कि नहीं है, ये मेरा जीपी में रहेगा कि नहीं रहेगा, जीपी में तो रहेगा ही। अगर ये मेरा जीपी में है तो ये बताओ, ये मेरा हो जाएगा ए, ये मेरा क्या होगा, क्या ये मेरा हो जाएगा ए आर, ये मेरा क्या बनेगा, क्या ये मेरा ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा ए आर क्यूब, ये मेरा क्या बन जाएगा, क्या ए आर का पावर 4 बनेगा कि नहीं बनेगा। आ रहा समझ में, 3 नंबर को इंसर्ट करना था, मैं G1 G2 G3 मान लिया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरा पहला हो गया, फिर ये ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर का पावर 4। ठीक है, अब देखो क्या जो मेरा ए आर का पावर 4 है उसकी वैल्यू आ रही है 256, और मुझे ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है। मतलब क्या हुआ, आर का पावर 4 जो होगा वो मेरा 256 होगा कि नहीं होगा, ए की जगह पर मैं 1 रख दिया। ठीक, अब ये देखो आर का पावर 4 इज इक्वल टू, ये 256 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का पावर 4, 4 4 16। ठीक है, 4 4 16 इंटू 4 करोगे तो 256 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से जो मेरी आर की वैल्यू आ रही है वो आएगा ±4, आएगा कि नहीं आएगा, अरे कट जाएगा ना आर की वैल्यू। अच्छा बताओ, अगर मान लो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो ए की वैल्यू क्या आती है, +-2 दोनों आता है ना, तो वैसे ही अगर पावर 4 है तो उस केस में भी +-4 ही आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर की हम पॉजिटिव वैल्यू को लेकर चल रहे हैं, तो आर इज इक्वल टू +4 हम लेकर चलेंगे। ठीक है, अब मुझे नंबर्स बताना था, अब तो आसानी हो गया ना, नंबर्स तो आसानी हो गया, मुझे ए पता है, आर पता है, तो क्या जो तीनों नंबर्स हम ऐड किए हैं उसकी वैल्यू नहीं बता देंगे। पहले वाली की वैल्यू कितनी है, पहले वाली की वैल्यू ए आर है, तो जो मेरा पहला नंबर आएगा वो ए आर 1 इंटू 4 कितना हो गया 4। जो मेरा G2 जो दूसरा आएगा वो क्या है ए आर स्क्वायर, तो 1 इंटू ए आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, और जो मेरा तीसरा होगा, तीसरा का वैल्यू क्या है, तीसरा का वैल्यू है ए आर क्यूब, तो 1 इंटू 4 का क्यूब 4 4 16 64। ठीक है, तो 3 नंबर्स कौन कौन से बने, 3 नंबर्स मेरा पहला था 4 16 और फिर 64। आज समझ में, कोई फॉर्मूला वर्मूला नहीं लर्न करना है, बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ए आर स्क्वायर, उसी से हम लोग इंसर्ट कर लिए नंबर। ठीक है,
अब हम लोग आगे देखते हैं अगला टॉपिक हम लोग का रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम। तो मैं मान लेता हूँ दो नंबर से ए और बी। ठीक है, तो उनका जो बताओ अर्थमेटिक मीन आएगा, जो उनका ए एम आएगा अर्थमेटिक मीन, उसका वैल्यू क्या होगा? क्या उसका वैल्यू ए प्लस बी बाई 2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, अर्थमेटिक मीन नहीं होता है। ठीक है, और जी एम जीमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? क्या जीमेट्रिक मीन मेरा रूट ए बी होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अब क्या करना है ना, अब मुझे इन्हीं दोनों में रिलेशन निकालना है। अर्थमेटिक मीन और जीमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन है, अब मुझे वही निकालना है। ठीक है ना, तो मैं काम करता हूँ, अभी के लिए मैं अर्थमेटिक मीन को सिर्फ मैं ए लिखूंगा और जीमेट्रिक मीन को सिर्फ क्या लिखूंगा? जी लिखूंगा। ठीक है, तो जो मेरा ए का वैल्यू है वो कितना है? ए प्लस बाई 2, और जो मेरा जी का वैल्यू है वो कितना है? वो है रूट ए बी। इसको मैं मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया मेरा इक्वेशन सेकंड। मुझे सिर्फ दोनों में रिलेशन चाहिए। क्या चाहिए? दोनों में सिर्फ रिलेशन चाहिए, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में बस मुझे चाहिए रिलेशन। ठीक है, तो कैसे आएगा देखते हैं इसको। अब मैं एक काम कर रहा हूँ ना, काम ये कर रहा हूँ, जो मेरा अर्थमेटिक मीन है, जो मेरा अर्थमेटिक मीन है उसमें से मैं ज्योमेट्रिक मीन को माइनस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ए माइनस जी कर रहा हूँ। अर्थमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन को मैं घटा रहा हूँ। ठीक है, अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा? ए प्लस बी बाई 2, इसमें से मैं घटाऊंगा ज्योमेट्रिक मीन को रूट ए बी। ठीक, ये कितना होगा बताओ? क्या ए प्लस बी माइनस का 2 रूट ए बी अपॉन 2 बनेगा? ठीक है, बहुत सही। ये बताओ, क्या जो ए माइनस जी का वैल्यू है, अच्छा ये जो ए प्लस बी लिखा हुआ है, इसको क्या मैं रूट ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ और प्लस में रूट बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ? दिख रहा है ना, ये जो मेरा ए है इसको मैं रूट ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ और जो मेरा बी है रूट बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ऊपर ध्यान से देखो, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम रूट ए रूट बी। तो क्या इसको मैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी के फॉर्म में आ गया, तो क्या इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? आराम से लिख सकते हैं। और नीचे क्या है? नीचे तो मेरे पास 2 बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मिला हमको, क्या मिला? ये ए माइनस जी जो आ रहा है वो आ रहा है रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर अपान 2। अच्छा बताओ, मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूं वो हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। मतलब ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला हमेशा का हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है ना, और नीचे क्या है? नीचे है 2। 2 पॉजिटिव है कि नहीं है? 2 भी तो मेरा पॉजिटिव ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो मेरा ए माइनस जी का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो मेरा आ रहा है पॉजिटिव। समझ में आया? जो मेरा ए माइनस जी का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है पॉजिटिव। अगर ए माइनस जी का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या जो मेरा ए होगा वो बड़ा होगा जी से कि नहीं? और अगर ए बड़ा होगा जी से तभी ना वैल्यू पॉजिटिव आएगा। मान लो ये वैल्यू 6 है तो इसको 4 होना पड़ेगा, तभी ना 6 माइनस 4 2 जो कि पॉजिटिव में आएगा। अगर जी बड़ा होता तो निगेटिव आता ना, तो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा ए है वो क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा जी से। ठीक है ना, या फिर कभी कभी इक्वल भी हो सकता है। आगे समझ में? और ये हमेशा क्या है? 0 से बड़ा है। आया समझ कि नहीं आया? आ गया ना, तो जो मेरा अर्थमेटिक मीन है वो क्या होगा? हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा? हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, वीडियो वैसे काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? मेरे पास 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया हूँ, लेकिन मान लो मेरे पास 2 नंबर्स हैं ए और बी। ठीक है ना, 2 नंबर्स मेरे पास हैं ए और बी। उन दोनों नंबर का मुझे अर्थमेटिक मीन दे रखा है 10 है, उसका ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 8 है। मुझे उन दोनों नंबर्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक, चलो भाई ठीक है। अच्छा, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है ना, क्या मैं अर्थमेटिक मीन को मैं दोनों नंबर्स को ए प्लस बी मान लिया हूँ? ठीक है ना, क्या मैं ए प्लस बाई 2 लिख लूँ? ये मेरा अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। और ये क्या मेरा 10 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? अर्थमेटिक मीन 10 दे रखा है, 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ए प्लस बी बाई 2। यहाँ से जो मेरा ए प्लस बी का वैल्यू आया वो आ गया 10। आ गया समझ में? ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 8 दे रखा है ना। ठीक है, मतलब मुझे रूट ए बी का वैल्यू दे रखा है 8।
मैं किसी भी क्वांटिटी को रूट में लेकर क्या करूँगा, ये काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो मुझे ए बी की वैल्यू मिल जाएगा। जो मेरा ए बी का वैल्यू आ गया, स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64। इक्वेशन मिल गया सेकेंड। ठीक है, अब तो बच्चों वाली क्लास में पढ़े ही होगे कि अगर मुझे ए प्लस बी का वैल्यू पता है और ए बी का वैल्यू पता है तो हम लोग आराम से ए माइनस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ क्या ये सबको पता है? जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab होता है। नहीं होता तो देख लो भाई, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ब्रेक करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर माइनस 4ab है, प्लस 2ab से माइनस 4ab से क्या करेगा, सिर्फ माइनस 2ab बचेगा और वो फिर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करते हैं। ए प्लस बी की जगह मैं रखा 20, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 64। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। 20 का स्क्वायर 2 2 4 00 माइनस का 4 4 16 6 1 24 ये 25 कितना आ जाएगा, 10 में 6 जाएगा 4, यहाँ 9 बचा, 9 में से जाएगा 4। ठीक है, तो क्या आ गया, मुझे मिल गया a माइनस बी का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ रही है 144। तो ये बताओ जो मेरा 1 माइनस बी का वैल्यू आएगा ये रूट में आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए प्लस बी इज इक्वल 20। इक्वेशन नंबर सेकंड ए माइनस बी इज इक्वल 12। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को करूँगा ऐड। ठीक है, अच्छा बताओ अगर मैं दोनों इक्वेशन को करता हूँ ऐड तो क्या मेरा b और b कट जाएगा, ए प्लस बी है ये माइनस बी है, b और b कट जाएगा, a और a ऐड होकर कितना बन जाएगा 2a इज इक्वल टू 20 और ये बन जाएगा 32। समझ में आ गया कि है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दी हैं। ऐड करने से क्या, ये b प्लस में था ये माइनस में था, ये दोनों कट जाएगा, a क्या बना लेगा 2a और 20 और 12 कितना हो जाएगा 32। ठीक, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 16। अगर a की वैल्यू आ गई 16 तो b की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 16 में मैं कितना ऐड करूँ 20 बन जाए 4 ना, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4। आया समझ में? तो आज के लिए बस इतना आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में देखते हैं क्या करते हैं, शायद लिमिट स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।